हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपने 12th क्लास के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अभी तक हमने पढ़ा कि 1950 से 1990 यानी कि 1950 से 1990 तक हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, है ना। ये हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि 40 साल में, है ना, यानी कि 1950 से 1990 तक, ये जो 40 साल का पीरियड था, इन 40 साल में हमने जो भी पॉलिसीज़ बनाई उनका क्या रिज़ल्ट रहा, जिसकी वजह से हमें एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम NEP 1991 के नाम से भी जानते हैं, तो वो कौन सी वजह रही जिनकी वजह से हमें एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की ज़रूरत पड़ी, जो बहुत ही फेमस पॉलिसी है। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है, पूरा एक चैप्टर है इसके बारे में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें हम प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन कहते हैं, और इसको LPG के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसी पॉलिसी लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि अगर हम इन शॉर्ट कहें तो 1991 तक, है ना, 1991 तक यानी कि 1950 से 1991 तक हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे, वो कौन कौन से सुधार थे इकोनॉमी में, और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। ठीक, तो अब तक जो हमने पढ़ा अपने टॉपिक्स में, पिछले चैप्टर्स में, उसमें हमने ये बात पढ़ी कि 1950 में किस तरीके से इस बात की तरफ फोकस किया गया, जोर दिया गया कि गवर्नमेंट सेक्टर्स को किस तरीके से बढ़ावा देना है, गवर्नमेंट सेक्टर्स को किस तरीके से डोमिनेंट रोल प्ले करना है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर्स की इम्पोर्टेंस, गवर्नमेंट सेक्टर्स को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया गया था 1950 के बाद से, और ये 1990 तक रहा। अगर जिसने नहीं समझा है वो आप सेकंड चैप्टर देख लें, ये बात समझ जाएंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर्स को किस तरीके से बढ़ावा दिया गया और गवर्नमेंट सेक्टर के रोल को किस तरीके से ज़्यादा एक्सपेंड किया गया, डोमिनेंट रोल प्ले गवर्नमेंट सेक्टर्स ने किया। तो ये अभी तक हम पढ़ा हमने। दूसरा जो हमने बात पढ़ी वो थी कि हमने एक टैरिफ सिस्टम और कोटा सिस्टम, है ना, लगा दिया। ये दो बातें हमने मेन पढ़ी थी। अब बात आती है कि 1991 में न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, हमारी जो इकोनॉमी है ना, उसको दो फेजेस में, दो हिस्सों में हम पढ़ते हैं, समझते हैं, या ये कह सकते हो कि जब अगर हम अपने इंडियन इकोनॉमी को पढ़ें तो हमें दो पीरियड्स में हमारी इकोनॉमी को डिफाइन किया जाता है। पहला वही पीरियड जो अभी अब तक हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, जहाँ पर हम 1950 से लेकर के 1990 तक हमारे देश में कौन कौन सी चेंजेस आए, कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनी, कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए 1950 से 1990। एक तो वो फेज़, और दूसरा फेज़ 1991 के बाद जो स्टार्ट हुआ, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी। ओके, तो 1950 से 1990 तक दूसरा फेज़, 1991 से आज तक। तो आज तक 1991 में जो पॉलिसीज़ बनी, उसके बाद कोई भी अभी तक नई पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई है। हाँ, थोड़े बहुत अभी की पॉलिसी में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, करे गए हैं, लेकिन कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी अब नहीं आई है। तो हमारी इकोनॉमी को हम दो फेजेस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी 1950 से 1990 तक, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से आज तक जो चल रही है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म मल्टी डायमेंशनल पैकेज ऑफ वेरियस पॉलिसीज and programs for the speedy growth, efficiency in production, and make a competitive environment
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर एडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1991? तो देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म डायनामिक चलने वाली पॉलिसीज और प्रोग्राम्स का एक क्या है, पैकेज है, एक क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक, वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का क्या है, एक पैकेज है, जिसमें हमारी इकोनॉमी की स्पीडी ग्रोथ हो, हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़े, लगातार बढ़ती जाए, और डोमेस्टिक मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो, या ये कह सकते हो कि ये डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन हो। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर एडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1991, और इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एडॉप्ट किए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू 1991 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लाई गई, वाई 1991? जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, जो हमारी 1950 से 1990 तक हमने जो पॉलिसीज़ बनाई उनमें कुछ कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या हो गई, कोलैप्स होना शुरू हो गई। हमारी इकोनॉमी के हालात जो हैं वो बहुत बेकार होते चले गए, हमारी इकोनॉमी कह सकते हैं कि बर्बाद हो गई। अब हमारी इकोनॉमी जो बर्बाद हुई उसके पीछे कुछ फैक्टर रहे होंगे, वो फैक्टर्स क्या हैं, वही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी के लिए। यानी कि न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी के आने के पीछे जो फैक्टर्स थे वो क्या थे, अब हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, जिसमें से मेन है, पहला है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज इंपोर्ट ग्रू फास्टर देन एक्सपोर्ट। ओके, तो फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज क्या, जो हमारी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब जो विदेशों का डॉलर, पॉन्ड्स, जो करेंसी होती है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। और हम सबको ये बात पता है कि विदेशी जो मुद्रा है या करेंसी है वो हमारे देश की रिजर्व बैंक के पास क्या रहती है, रिजर्व रहती है, आरबीआई के पास रिजर्व रहती है। अब रिजर्व क्यों रहती है, ये बात आपके दिमाग में आती होगी। तो हमारी कंट्री की जो ज़रूरतें हैं, विदेशों से होने वाली जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनका जो पेमेंट किया जाता है, कोई भी अगर हमें बाहर की कंट्री से कोई बहुत ज़रूरत की चीज़ अगर हमें इंपोर्ट करनी है तो उसका पेमेंट हमें उनके ही पैसों में करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने अमेरिका से कोई चीज़ इंपोर्ट करी है तो हमें अमेरिकन डॉलर में ही उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो अमेरिकन डॉलर हमारे पास कहाँ होगा, वो अमेरिकन डॉलर हमारी रिजर्व के बैंक के पास रिजर्व रहता है। ठीक है, तो अपनी ज़रूरत को पूरा करना होता है, इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज की हमें ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब हमने जो कोटा सिस्टम और जो टैरिफ लगा दिया था, है ना, जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या हो गया, बंद हो गया, इसमें हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ख़त्म होने लगा। अब ख़त्म क्यों होने लगा, जाहिर सी बात है कि लोग इन्वेस्ट करना ही पसंद नहीं करेंगे। भाई जब हमने बाहर से आने वाले बिजनेसमैन के ऊपर हमने पाबंदियां लगा दी हैं तो बाहर का बिजनेसमैन हमारे देश में आकर के इन्वेस्ट क्यों करेगा, और जब वो बाहर का फॉरेनर हमारे देश में आकर के इन्वेस्ट नहीं करेगा तो हमारे देश में जाहिर सी बात है फॉरेन एक्सचेंज की जो है वो कमी हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो अपने साथ डॉलर और पाउंड लेकर के आएगा बिजनेस करने के लिए। अब हमें जिन चीज़ को लिमिटेड आवश्यकता होती थी, यानी कि अगर हमें ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट पूरी तरीके से बंद हो गया था हमारे देश में, बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ें थी हम उनका इंपोर्ट करते थे। सिर्फ वही जो गुड्स थी उस गुड्स के इंपोर्ट
हम कर लेते थे। पर अगर कोई बाहर वाला हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहता था वो नहीं कर सकता था। उससे हुआ क्या, उससे जो हमारा सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, वो हमारे पास रहा ही नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रहा ही नहीं। सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उसका यूज़ हमने इंपोर्ट के लिए कर लिया। यानी कि जो हमारे पास पहले से थोड़ा बहुत जो डॉलर पॉन्ड्स वगैरह थे उसका यूज़ हमने अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लाने के लिए यूज़ कर लिया। ठीक, अब हमारे देश में बाहर से आने वाला फॉरेन एक्सचेंज के रास्ते बंद हो गए। यानी कि हमारे पास जो थोड़ा बहुत डॉलर पॉन्ड था, फॉरेन एक्सचेंज था, वो हमने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए विदेश से ख़रीद लिया, वो पैसा दे दिया। लेकिन हमारे देश में जो पाबंदियां लगी थी, हमारे देश में जो फॉरेनर आकर के इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, जो अपने साथ डॉलर पॉन्ड लाते, वो तो रास्ता बंद हो गया ना। तो इसी को कहते हैं सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसकी वजह से हमारे देश में जो सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज था उसकी कमी हो गई। तो इसीलिए तो आजकल हमारे देश में जो टूरिज़्म के ऊपर बढ़ावा दिया जाता है ना, स्वच्छ इंडिया जो प्रोग्राम है, इसके अलावा और बहुत सारे प्रोग्राम जिससे विदेशी लोग आएँ और अपने साथ वो पैसा लेकर के आएँ और हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाए, है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज, इसी फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए या फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए इस तरीके के जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट टाइम टू टाइम निकालती रहती है, लॉन्च करती रहती है, ताकि विदेश के लोग आएँ हमारे देश में और अपने साथ विदेशी पैसा डॉलर लेकर के आए। सेकेंड, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट रिजल्टेड रीपेमेंट क्राइसिस। अब एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको हम डेफिसिट इन बीओपी भी कह सकते हैं, है ना, कि बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ जाना। अब ये बीओपी होता क्या, पहले हम उसको समझते हैं। देखिए, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो आपके यानी कि कंट्री के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को शो करता है। ठीक है, एक ऐसा अकाउंट जो कंट्री के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को शो करता है। इसमें क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की एक बैलेंस शीट बनती है। हमारी कंट्री में जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पे ना, उसकी एक बैलेंस शीट बनाई जाती है, जिसमें एक चार्ट बना लिया जाता है, जिसमें इंडिया के जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, ऑल द ट्रांजैक्शन, है ना, जितनी भी हमारी कंट्री ने ट्रांजैक्शन किए हैं उनको शो किया जाता है कि कितना इंडिया से बाहर पैसा गया और कितना इंडिया में बाहर से पैसा आया है। तो ये बेसिकली कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब डेफिसिट इन बीओपी क्या था, क्यों था डेफिसिट का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो घाटा हो जाना, है ना, कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो घाटे में चला गया। क्यों चला गया, देखिए, जब भी कोई इकोनॉमी डेवलपिंग होती है, हम जानते हैं कि हमारी कंट्री क्या है, डेवलपिंग है, ओके, तो उसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं। कोई भी डेवलपिंग कंट्री है उसके एक्सपेंडिचर, उसके खर्चे ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उसको न्यू टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो वो न्यू टेक्नोलॉजी वो इंपोर्ट करना चाहता है बाहर से, मशीन्स वगैरह। अब जब वो न्यू मशीन्स, न्यू टेक्नोलॉजी बनाएगा तो क्या करेगा, वो इंपोर्ट करता रहेगा और एक्सपोर्ट करने में अभी बहुत टाइम चाहिए। तो इसकी वजह से जो हमारा बीओपी था वो था डेफिसिट में, ओके। थर्ड, हाई फिस्कल डेफिसिट एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रू फास्टर देन रेवेन्यू। हाई फिस्कल डेफिसिट एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रू फास्टर देन रेवेन्यू। तो क्या है, इसमें बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोइंग कर लेती है, यानी कि उधार कह सकते हो, लोन कह सकते हो, ओके। गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट क्या करती है, अपने खर्चे पूरा करने के लिए खर्चे बढ़ जाते हैं, जो उसका रेवेन्यू होता है उससे ज़्यादा उसके खर्चे हो जाते हैं। जिन खर्चों को पूरा करने के लिए उसको काय की बोरोइंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है, या कह सकते हो कि लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। सरकार को अपने खर्चे पूरा करने के लिए कितनी बोरोइंग, कितना लोन लेना पड़ा, जितनी ज़्यादा वो बोरोइंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। यानी गवर्नमेंट को जितना ज़्यादा बोरोइंग करनी पड़ेगी, भाई बोरोइंग करेंगे, लोन लेंगे तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा बोरोइंग उतना ज़्यादा इंटरेस्ट, और जितना ज़्यादा इंटरेस्ट उतनी कम इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हाई फिस्कल डेफिसिट एज गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ गवर्नमेंट ने क्या करा, बोरोइंग करना ज़्यादा शुरू कर दी, ओके, बोरोइंग करना शुरू कर दी। क्यों, इसके पीछे भी रीज़न वो है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, हमारे पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया था,
उस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, जिसकी वजह से हमें लोन लेना पड़ गया। फोर्थ है हमारा राइज इन प्राइस, तो इसको हम महंगाई भी कह सकते हैं। राइज इन प्राइस विच हैज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हमारे देश में जो इन्फ्लेशन की जो रेट थी वो बहुत, उसमें तेज़ी आ गई थी। तो ये है हमारा इन्फ्लेशन का रेट, ये है हमारा, जिसकी वजह से राइज इन प्राइस बढ़ गए। फेलियर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। अब जो भी हमने सेकंड चैप्टर में देखा था कि गवर्नमेंट जो एंटरप्राइजेस थी या जो गवर्नमेंट जो सेक्टर्स थे उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे, वो सही तरीके से रन नहीं कर पा रही थी, उनके उनकी उनके उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी वो अभी हम सेकंड जो नया जो चैप्टर पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें हम पढ़ेंगे। तो फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर्स है, गवर्नमेंट सेक्टर्स था, वो पूरी तरीके से फेल हो गया था, सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथों में चला गया था, ये हमने पढ़ा है। और गवर्नमेंट उसको सही तरीके से रन नहीं कर पा रही थी, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पब्लिक सेक्टर्स प्रॉफिट कैपिटल अर्न नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके पास ह्यूमन के वेलफेयर के लिए भी काम करना था, उसको प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना था। प्रॉफिट के लिए जब वो काम नहीं कर पा रही थी तो गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं आ पा रहा था, इसलिए गवर्नमेंट के रोल को भी बढ़ाने की तरफ ध्यान देना ज़रूरी था, जो कि पहले 1991 से पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स ही डोमिनेट कर रहे थे, और यही फेलियर था पब्लिक सेक्टर्स का, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो उतनी बेहतर नहीं हो पाई जितनी बेहतर होनी चाहिए थी। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसी प्रॉब्लम्स की वजह से न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत पड़ी। ये जो हमने फैक्टर्स पढ़े, अब न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ हम पढ़ेंगे नए चैप्टर में। न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ लाने में इन दोनों का मेन, हालांकि थे तो बहुत, लेकिन इनका मेन रोल है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर, जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।